So welcome back everyone to Passion Studies. My name is Dikshant Sharma and हम कर रहे हैं आपका chapter number 5 that is Change and Development in Rural Society from Book 2 Class 12th Sociology. So ये इस वीडियो का second part है. Make sure you watch the video till the end. बहुत ही important है. So let's start. So now coming on the next topic that is industrialization in India. ये 5.2 आपकी बुक में next topic है. So let's start with it. Indian industrial sector in many ways similar to Western model and in many ways different. बोलने का मतलब ये है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो हम बोल सकते हैं कि कुछ हद तक वेस्टर्न मॉडल से मिलता है. इट्स सिमिलर टू वेस्टर्न मॉडल एंड इन सम वेज इट इज़ डिफरेंट. सो इट्स नॉट टोटली बेस्ड ऑन वेस्टर्न मॉडल, ना कि हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं है वेस्टर्न मॉडल की तरह. कुछ कुछ चीज़ें हैं जो वेस्टर्न मॉडल से मिलती है एंड कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट भी है. कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज शो दैट देयर इज नो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म. बोलने का मतलब ये है कि जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं डिफरेंट कंट्रीज का, मतलब कंपैरिजन करते हैं, एक एनालिसिस करते हैं सारी कंट्रीज का, जो इंडस्ट्रियल मॉडल है, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है, वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो सेम नहीं है. इट वेरीज, राइट, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है. हर एक कंट्री का स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म अलग रहता है. इट डिपेंड्स कंट्री टू कंट्री एंड द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. डिफरेंस इन इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलपिंग एंड वेस्टर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप्ड. सो अब हम बात करेंगे क्या डिफरेंस है बेसिकली इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जो कि हमारी कंट्री है डेवलपिंग, और वेस्टर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो कि है डेवलप्ड लाइक यूएसए. नाउ कमिंग ऑन द फर्स्ट पॉइंट, वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज व्हाट काइंड ऑफ वर्क पीपल आर डूइंग. सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि लोग क्या काम कर रहे हैं. सबसे पहला डिफरेंस यही आ जाता है. इन डेवलप्ड कंट्रीज मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर इन सर्विस सेक्टर followed by industry and less than 10% are in agriculture. So basically देखा जाए, अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, so वहाँ पर मेजॉरिटी जो पीपल है वो किस में है, सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, राइट, मीन्स टर्शरी सेक्टर में. उसके बाद आती है इंडस्ट्री एंड उसके बाद आता है एग्रीकल्चर. ओनली 10% आर इन एग्रीकल्चर. सो यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस यहाँ ये आ जाता है. नाउ कमिंग ऑन द सेकेंड पॉइंट, हाउएवर इन इंडिया 60% आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर. ये उल्टा है यहाँ पर इंडिया में. यहाँ पर हम देखते हैं कि 60% लोग किसमें है, एग्रीकल्चर में है, प्राइमरी सेक्टर में है, 17% सेकेंडरी सेक्टर में है एंड 23% टर्शरी सेक्टर में है, राइट. सो यहाँ पर टोटली डिफरेंट फिगर्स है. बट नाउअडेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इज डिक्लाइनिंग. This is very serious situation because it means that sector in which most of the people are employed is not able to generate much income for them. बोलने का मतलब ये है कि हमारी कंट्री एक एग्रीगेरियन कंट्री है, और एग्रीगेरियन कंट्री जब है यहाँ पर हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर से फ्लरिश होती है, बट स्टिल एक सबसे बड़ी सीरियस सिचुएशन तब आती है बिकॉज एग्रीकल्चर इज नॉट एबल टू जनरेट मच इनकम फॉर द पीपल. यहाँ सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है सेक्टर में एंड स्टिल यहाँ से ना ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट हो पा रही है, ना ही ज़्यादा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में ग्रोथ हो रही है. सो ये बहुत ही हम बोल सकते हैं एक सीरियस इशू हो जाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जिस सेक्टर में एम्प्लॉयड एंड स्टिल इट इज़ नॉट एबल टू शो एनी ग्रोथ. और जब डेवलपमेंट इस सेक्टर में ज़ीरो रहेगी, बिल्कुल स्टैग्नेंट हो जाएगी, तब हम बोल सकते हैं कि कंट्री की डेवलपमेंट भी एक जगह रुक जाती है. सो पहले पॉइंट में हमने बात करी काम के ऊपर कि लोग किस सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड है, तो ये डिफरेंस हुआ फर्स्ट. नाउ कमिंग ऑन द second point of difference is the number of people in regular salarized employment. In developed countries, majority are formally employed, but in India, 50% of people are self-employed, 14% are regular salaried employed, and 30% are casual labor. बोलने का मतलब ये है कि अगर आप बात करें इंडिया में, सो सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है कि नंबर ऑफ पीपल इन रेगुलर सैलराइज्ड एम्प्लॉयमेंट, कितने लोग रेगुलर सैलरी मिलती है जिनको, जो रेगुलर है, जो परमानेंट एम्प्लॉय है. अगर आप बात करें डेवलप्ड कंट्रीज की, सो देयर मेजॉरिटी आर फॉर्मली एम्प्लॉयड,
वहाँ पर कोई भी हम बोल सकते हैं कि इनफॉर्मली काम नहीं करता है। हम देखेंगे नेक्स्ट कि फॉर्मली और इनफॉर्मली क्या होता है, विल हैव अ डिफरेंशिएशन। पर अगर हम इंडिया की बात करें तो 50% जो पीपल है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब अपना काम कर रहे हैं, कोई उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है एंड देयर ओन वेंचर्स बिजनेस आर रनिंग। ठीक है, बड़े बड़े बिजनेस ऑफ कोर्स रजिस्टर्ड होते हैं, बट जो छोटे स्केल पे काम चल रहे हैं कुछ अनरजिस्टर्ड होते हैं, कुछ रजिस्टर्ड है। सो 50% लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, 14% रेगुलर सैलराइज्ड है जिनकी प्रॉपर मंथली इनकम आती है, गवर्नमेंट से लिंक है उनका। 30% कैजुअल लेबर है। बोलने का मतलब ये है कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो बेचारे ट्रेवल करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, माइग्रेट करते हैं फॉर जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड जहां भी इन लोगों को काम मिलता है कंस्ट्रक्शन साइट पे या फिर कहीं भी छोटी मोटी फैक्ट्री में लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सो डेली वेज के ऊपर काम करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, कि फॉर्मल या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर एक ही चीज है, वो क्या होता है? अकॉर्डिंग टू वन डेफिनेशन, organized sector consists of all units employing 10 or more people throughout the year। बोलने का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ यूनिट जिसमें कम से कम 10 या 10 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे थ्रू आउट द ईयर फॉर्मली, जिनको परमानेंट वो एम्प्लॉयज होते हैं, उनको रेगुलर सैलरी मिलती है। फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैव टू बी रजिस्टर्ड टू द गवर्नमेंट एंड फॉलोज इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन। फॉर्मल सेक्टर को गवर्नमेंट से रजिस्टर होना पड़ता है, इट्स नेसेसरी एंड कंपल्सरी, एंड इट फॉलोज इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन वेरी प्रॉपरली। ठीक है, इनमें कोई भी भूल चूक नहीं होती है, इनके रूल्स रेगुलेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते हैं। एम्प्लॉयज गेट्स एडिशनल बेनिफिट्स लाइक पे, वेजेस, बोनस, ट्रिप्स एक्सेट्रा। यहाँ पर एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, लाइक पे मिलती है, वेजेस मिलती है, बोनस होता है, ट्रिप होता है, एंड मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती है, ग्रेजुटी होती है, ईपीएफ, जीपीएफ, बहुत सारी चीजें होती है जो कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि रेगुलर एम्प्लॉयज को मिलती है जो कि फॉर्मली एम्प्लॉयड है। दे हैव फिक्स्ड वर्किंग आवर्स विद फिक्स्ड सैलरी एंड सिक्योरिटी। इनको फिक्स्ड सैलरी मिलती है, प्रॉपर वर्किंग आवर्स होते हैं, लाइक 9 to 5 की जॉब बोल सकते हो या फिर जो भी डिजायर्ड पीरियड ऑफ टाइम है, और सिक्योरिटी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ जी इनकी जॉब इनसिक्योर है। सो ये बात हुई फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इनफॉर्मल या फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की। बेसिकली टॉकिंग अबाउट इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इट इज दैट इन विच इट इज नॉट रजिस्टर्ड टू गवर्नमेंट, दे हैव देयर ओन लॉज, रूल्स एंड एम्प्लॉयज आर नॉट फिक्स्ड विद सैलरी। बोलने का मतलब ये है कि पहले तो ये लोग गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, दे आर नॉट रजिस्टर्ड टू गवर्नमेंट, एंड इनके खुद के लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, और एम्प्लॉयज को भी कई बार हम बोल सकते हैं सैलरी मिल जाती है, कई बार नहीं मिलती है, एंड कोई भी फिक्स अमाउंट ऑफ आवर्स नहीं रहते हैं, कई बार इनको एक्स्ट्रा भी काम करना पड़ता है। नेक्स्ट है सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इम्प्लीकेशंस मतलब कि यहाँ पर एडवांटेजेस आप बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं सोशल इम्प्लीकेशंस की, सोशल एडवांटेजेस की, सो ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत कम लोग हैं हमारी कंट्री में, तो क्या क्या एडवांटेजेस हो सकती है, क्या सोशल इम्प्लीकेशंस हो सकती है? सो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट, इट मीन्स very few people have the experience of employment in large firms. Here, personal relations determine many aspects of work. If the employer likes you, you may get high salary. If you fight with him, you may lose your job. Basically क्या होता है कि अगर आप देखोगे जो लार्ज फर्म्स होती है वहाँ पर बहुत कम लोग काम करते हैं, राइट, एंड बहुत ही कम लोगों को एक्सपीरियंस होता है वहाँ पर काम करने का। हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसी मतलब स्मॉल स्केल वर्क कैरी फॉरवर्ड होते हैं, एंड बहुत सारे हम बोल सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से मैनी फर्म्स आर लिंक्ड। सो वहाँ पर आप देखोगे कि वहाँ पर इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। जहाँ भी हम देखेंगे कि जो भी सेक्टर इनफॉर्मल है, अनऑर्गेनाइज्ड है, वहाँ पर कोई भी फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं मिलेंगे। वहाँ पर आपके जो पर्सनल रिलेशंस होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि आप उस कंपनी में, उस फर्म में, वो छोटी फर्म है जो स्मॉल स्केल कंपनी बोल लो आप, ठीक है, वहाँ आप रहोगे या नहीं रहोगे। अगर आपकी बॉस से अच्छी बनती है, आप बॉस की गुड बुक में हो, सो आपकी जॉब एक तरह से सिक्योर है। एंड जिस दिन आपकी बॉस से कुछ टसल होगी, लड़ाई होगी, तो आप समझ लो कि आपकी जॉब जा सकती है। इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती है, राइट। यहाँ पर
कभी भी आपको कुछ भी कारणवश निकाला जा सकता है, राइट। यहाँ पर अगर आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, आपके साथ कुछ भी ऐसी चीज हो रही है, वर्कलोड ज्यादा है, सो आपको अपनी वॉइस रेज करने के लिए मतलब बहुत टाइम लग जाता है, या फिर कुछ ना कुछ हद तक आपको अपने आप ही सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। सो ये बेसिकली इन फर्म्स की बात है जो कि गवर्नमेंट से लिंक्ड नहीं है। बट अगर हम बात करें ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द अपोजिट साइड, लार्ज फर्म्स की, वहां पर ये चीजें नहीं होती है। वहां पर फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। मोड ऑफ पेमेंट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट ऑन बोथ साइड्स, एम्प्लॉय की साइड पे भी और एम्प्लॉयर की साइड पे भी, राइट। एंड देयर इज प्रॉपर प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एम्प्लॉयर और वाइस वर्सा। ऐसे नहीं होता है कि हाँ जी अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपका कोई जर्नल या जेन्युइन इशू है तो वो सॉल्व नहीं किया जाएगा। एक प्रॉपर पैटर्न में चलता है, राइट, एंड आपको उसका समाधान मिलता है, जरूर उसको सॉल्व किया जाता है आपकी प्रॉब्लम को, राइट। उसके बाद एम्प्लॉय कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द जॉब विदाउट प्रायर नोटिस, और आपको कभी भी विदाउट एनी प्रायर नोटिस नहीं निकाला जाएगा एक लार्ज फर्म में। आपको प्रॉपर रीजन बताया जाएगा एंड प्रॉपर आपको एक वार्निंग लेटर भी दिया जाता है कि अगर आपने कोई गलत काम कर दिया है, राइट। एंड लार्ज फर्म्स हम बोल सकते हैं एक सिस्टमैटिक पैटर्न में चलती है, एक लेआउट होता है उनका। ये नहीं होता वहां पर कि हाँ जी काम बस बोलने के लिए चल रहा है एंड सिर्फ वो प्रॉफिट मेकिंग ही है। नो, प्रॉफिट मेकिंग के अलावा भी देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑन विच लार्ज फर्म्स आर दे आर रनिंग। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि जो लार्ज फर्म्स होती है वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से लिंक्ड है, वो फॉर्मल सेक्टर के अंडर आती है। एंड दैट्स वाई यहां पर हम देखते हैं कि फैसिलिटीज एंड प्रॉपर सिस्टम है। गेटिंग माई पॉइंट? एंड देयरफॉर सबसे बड़ा एडवांटेज फॉर्मल सेक्टर का यही रहता है। सेकेंड, वेरी फ्यू इंडियंस हैव एक्सेस टू सिक्योर जॉब्स विद बेनिफिट्स। 2/3 of people work for government. That is why government jobs are so popular. So second चीज यहाँ पर जो बोली है वो ये है कि हमारे जो कंट्री है इंडिया, वहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत कम लोग हैं जिनको एक्सेस है सिक्योर जॉब्स का बेनिफिट्स के साथ। हम देखेंगे कि मैक्सिमम पीपल क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड है। हमें उसका इवन तक डेटा भी मालूम नहीं है कि कितने लोग इनफॉर्मली काम कर रहे हैं हमारी कंट्री में। एंड सिर्फ 2/3 पीपल है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं। सो वेरी वेरी फ्यू पीपल आर देयर हु आर एंगेज्ड इन दिस गवर्नमेंट सेक्टर। यही रीजन है कि हम बोल सकते हैं कि सभी आज गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं। एंड सबका एक परसेप्शन रहता है, सबकी एक इच्छा रहती है, ड्रीम रहता है कि यार बस एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल जाए फिर लाइफ सेट है। आपको बहुत सारी पर्क्स मिलती है, बेनिफिट्स मिलते हैं, राइट। जैसे कि आपको ग्रेजुटी मिलती है, बोनस मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, ट्रैवल अलाउंस मिलते हैं, एक्स्ट्रा मेडिकल लीव मिलती है, मेनी मेनी थिंग्स। सो जब आपको इतनी चीजें मिल रही है तो कौन नहीं चाहेगा उसको गवर्नमेंट जॉब मिले। बट सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट जॉब पाना सबसे टफ टास्क है। कॉम्पिटिशन ही इतना है क्योंकि मेनी मेनी पीपल, लैक्स ऑफ पीपल आर इन द लाइन में इतने लोग हैं तो नंबर आना सबसे बड़ा टास्क रहता है, कंपटीशन बहुत है। बट अगर किसी का सिलेक्शन होता है देन उसके लिए वो क्या रहता है कि उसकी परमानेंट जॉब बन जाती है, वो सिक्योर जॉब बन जाती है। बट इट डजंट मीन कि अगर किसी के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है सो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं करता है। लार्ज फर्म्स होती है, बड़ी बड़ी एमएनसीज होती है जो गवर्नमेंट से लिंक्ड होती है। सो देयरफॉर देयर आर सो मेनी अदर कंपनीज ऑल्सो विच आर ऑर्गेनाइज्ड, सो लोग वहां काम करते हैं। सो प्राइवेट में भी आप देख सकते हो कि फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर रहता है जहां पर ट्रांसपेरेंसी एंड जहां पर वर्क एक प्रॉपर फ्लो में चलता है। बट जहां पर जो भी फर्म गवर्नमेंट से लिंक्ड नहीं होगी वो आपकी इनफॉर्मल कहलाएगी या फिर हम उसको काउंट करेंगे अंडर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। एग्जाम्पल दूं मैं आपको भिलाई का। भिलाई एक हम बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है एंड वहाँ पर आप कभी भी ये चीज़ नहीं देखेंगे कि वहाँ पर कोई इनफॉर्मली काम कर रहा है। लाइक वहाँ भी आप देखेंगे कि मैनी मैनी पीपल अक्रॉस इंडिया कम एंड वर्क टुगेदर। कल्चरल वैल्यूज चेंज होती है एंड वेरी नाइसली दे आर वर्किंग विद ईच अदर। और वो भी हम बोल सकते हैं कि फॉर्मल सेक्टर के अंदर ही आता है जो वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, प्रॉपरली वर्क कैरी आउट होता है एंड बहुत अच्छे तरीके से हम बोल सकते हैं कि
लोग आपस में इंटरैक्ट करते हैं एंड जो वहाँ का सेटअप है, मॉडल है, वर्क मॉडल, वो भी बहुत अच्छे से डिजाइंड है. सो यू नो मैनी मैनी थिंग्स टेक प्लेस ओवर दियर. आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे भी लिख सकते हैं. सो अगर हम इसका क्रक्स ले तो हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स बहुत ही डिमांडिंग है. ओनली 2/3 ऑफ पीपल आर वर्किंग इन गवर्नमेंट सेक्टर. ठीक है. एंड रीजन ये है क्योंकि बेनिफिट्स बहुत मिलते हैं एंड बेनिफिट्स होंगे तो लोग ऑफकोर्स ही बात है कि उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे. राइट. नाउ द थर्ड पॉइंट इज वेरी फ्यू पीपल आर मेंबर ऑफ यूनियंस. दे डू नॉट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ कलेक्टिवली फाइटिंग फॉर प्रॉपर वेजेस. बेसिकली देखो, जो फॉर्मल सेक्टर रहता है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, वहाँ पर एक तो यूनियंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि वहाँ पर आपका एक जो हायरार्की बनी है, एक सिस्टम बना है, वो इस तरीके से है कि वहाँ पर सबको प्रॉपरली ट्रीट किया जा रहा है एंड वहाँ इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. बट आई नॉट बी सेइंग कि ये पैटर्न हर जगह रहता है. इनफॉर्मल सेक्टर्स में आप देखते हो कि वहाँ पर स्टिल अगर गवर्नमेंट भी अपने रूल्स बना दिए गवर्नमेंट ने कि नहीं, उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना है, बट स्टिल जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वो अपनी मनमानी करते हैं एंड जो लोग यूनियंस का हिस्सा नहीं होते हैं, जो लेबर क्लास हम बोल सकते हैं, जो वर्कर यूनियंस का हिस्सा नहीं होते हैं, उनको हमेशा एक्सप्लॉइट किया जाता है. सो यहाँ पर यूनियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. किसके लिए? फॉर गिविंग द जस्टिस फॉर द वर्कर्स एंड उनकी वेजेस इंक्रीज करना, या कोई भी इशू हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो वो भी ओवरकम हो सकता है अगर कोई इंसान या फिर कुछ लोग यूनियंस का हिस्सा बनते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड इन क्रक्स नाउ कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या चीजें इंक्लूड रहती है. दे आर रजिस्टर्ड टू गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज गेट पर्क्स एंड बेनिफिट्स, they have fixed working hours and fixed salary, they have complete job security. तो आप ये पॉइंटर्स लिख सकते हैं एंड अगर पेपर में आ भी जाता है तो आप इसको इलेबोरेट भी कर सकते हैं. एंड अगर हम बात करें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की, सो इनफॉर्मल सेक्टर, वेरी फ्यू पीपल हैव एक्सेस टू सिक्योर जॉब से इनफॉर्मल होता है. हम इसको इनफॉर्मल सेक्टर भी बोलते हैं एंड यहाँ पर बहुत कम लोगों के पास एक्सेस होता है सिक्योर जॉब्स का. राइट. These are not registered to government. ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं होते हैं. They do not have fixed workers, working hours and fixed salary. ना यहाँ पर fixed workers होते हैं, ना ही इनके working hours fixed होते हैं एंड ना ही इनकी जो सैलरी होती है वो भी फिक्स्ड होती है. They get majorly daily wages. They do not have job security. तो इनकी job security भी नहीं होती है. Right? Now coming on the next topic, that is इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. सो यहां पर बेसिकली हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बताया है इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. जब हमें आजादी मिली ही थी तो स्टार्टिंग में क्या था इंडस्ट्रियलाइजेशन का सेटअप. सो फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया वर, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज थी? लेट्स सी. कॉटन, जूट, कोल माइंस एंड रेलवेज. इनसे हमने स्टार्ट किया था अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस या सेटअप बोल लो. ये बहुत ही मेजर इंडस्ट्रीज थी एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट टुक ओवर कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकोनॉमी. गवर्नमेंट डेवलप्स द फॉलोइंग. ठीक है. क्या क्या हुआ फिर इंडिपेंडेंस के बाद? हमने डिफेंस के ऊपर भी काफी काम किया, ट्रांसपोर्ट, पावर, माइनिंग, एंड इन चीजों के ऊपर भी काफी काम किया गया एंड इन शॉर्ट इससे इकोनॉमी को बहुत फायदा हुआ. इट फ्लरिश्ड द इकोनॉमी. सो आप इसको एग्जाम्पल्स के तौर पे एंड रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं. नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आप इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हो तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी. सो लेट्स स्टार्ट. इंडिया डिडंट अडॉप्ट सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी, बट एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ इकोनॉमीज वर टेकन एंड मिक्स्ड टुगेदर. That is called mixed economy. Some sectors reserved for government while others left to private sector. So बोलने का मतलब ये है कि जो इंडिया था ना ही उसने सोशलिस्ट मॉडल को अपनाया ना ही कैपिटलिस्ट को. सोशलिस्ट में क्या होता है कि जहां पर पूरा होल्ड गवर्नमेंट के पास रहता है एंड प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती है. गेटिंग माई पॉइंट. एंड कैपिटलिस्ट क्या होता है कि वेयर एवरीथिंग इज फॉर द प्रॉफिट एक्यूमुलेशन अंडर अ मार्केट सिस्टम, मतलब प्राइवेटाइज्ड होता है. ठीक है. तो इंडिया में दोनों चीजें नहीं हुई, बल्कि क्या हुआ कि इन दोनों में से एलिमेंट्स लिए गए, मिक्सचर है, तभी हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है. कुछ सेक्टर हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट से लिंक्ड है, गवर्नमेंट उसको चलाती है, एंड कुछ हम बोल सकते हैं प्राइवेटाइज्ड है. सो हम बोल सकते हैं कि मिक्सचर है यहां पर, एंड इसी को ही हमने बोला है मिक्स्ड इकोनॉमी.
right? Some sectors are reserved for government while others are left for private sector. After independence, industries were set up all over India. Before independence, industries were located only in Madras, Bombay and Calcutta. अब बेसिकली क्या हुआ कि जब हमारे को इंडिपेंडेंस मिली, सो आफ्टर 1947 क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रीज थी वो अब ऑल ओवर इंडिया इस्टेब्लिश होना शुरू होगी. पहले तो कॉलोनियल पीरियड में जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे तब हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रीज थी वो कहाँ थी लोकेटेड, सिर्फ मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, कैलकाटा हो गया. बट अब अक्रॉस इंडिया इंडस्ट्रीज सेटअप होना शुरू हो गई थी. एंड इसके पीछे रीजन ये था कि जो हमारी इकोनॉमी है वो फ्लरिश हो सके एंड ग्रो हो, हर एक स्टेट एंड हर एक रीजन डेवलप हो. अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट में या रीजन में एक इंडस्ट्री होगी सो डेवलपमेंट सिर्फ वहां तक ही रहेगी एंड अदर रीजन्स विल नॉट गेट डेवलप्ड. सो इसीलिए अक्रॉस इंडिया इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश किया गया. एंड साइड बाय साइड क्या होता है कि जब एक रीजन में एक इंडस्ट्री खुलती है सो वो आसपास के जो लोग होते हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है, राइट? सो इसीलिए इंडस्ट्रीज को अक्रॉस इंडिया ओपन किया गया, सेटअप किया गया. सो उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे प्लेसेस जैसे कि कोयम्बटूर हो गया तमिलनाडु में, बेंगलुरु हो गया, पुणे हो गया, ये मेन सिटीज फ्लरिश हुई, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कन्वर्ट होगी. आज भी देखते हो आप कि दे आर द मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ट्राई टू इंश्योर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और गवर्नमेंट ने अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऊपर भी वर्क करना शुरू किया. मतलब अब वो चाहते थे कि हम जैसे पेपर, वुड, स्टेशनरी, ग्लास, इन चीजों के ऊपर भी फोकस करें एंड सिर्फ ये रिजर्व थी फॉर स्मॉल सेक्टर, राइट? तो स्मॉल सेक्टर के लिए पेपर, वुड, स्टेशनरी, ग्लास जैसी इंडस्ट्रीज भी एस्टैब्लिश हुई. सो अगर हम डेटा की बात करें सो इन 1991 लार्ज स्केल एम्प्लॉयड ओनली 28%, ठीक है, और स्मॉल स्केल में आप देख सकते हो कि 72% जो पॉपुलेशन थी वो एंगेज थी. सो लार्ज स्केल एम्प्लॉयड लोग कम थे एंड स्मॉल स्केल में ज्यादा परसेंटेज थी, 72%. नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड चेंजेस इन इंडियन इंडस्ट्री. यहां पर हम बेसिकली बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड क्या क्या चेंजेस आए इंडियन इंडस्ट्री में, राइट? एंड क्या क्या हम बोल सकते कि हमने नए पैटर्न्स देखे, क्या एक इकोनॉमी में एक नया मोड़ आया, एक ग्राफ में चेंज हुआ. सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी इन दिस सेक्शन. In 1990s, government followed the policy of liberalization. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये लाइन याद रखनी है कि 1990s में हमने पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट किया, राइट? उसके बाद प्राइवेट कंपनीज वर एनकरेज्ड टू इन्वेस्ट इन इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स. बेसिकली क्या था कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी सो उसके बाद हम लोग अभी जो फॉरेन एम्बेसीज थी या कंपनीज थी, मल्टीनेशनल कंपनीज को अलाउ नहीं कर रहे थे अपनी कंट्रीज में ट्रेड करने के लिए. कहीं ना कहीं एक डर था कि दोबारा हम लोग ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म में या फिर उस ट्रैप में ना फंस जाए, हम कोई भी और कंट्री हमारी कंट्री में आके दोबारा कॉलोनीज एस्टैब्लिश ना कर ले. सो इंडियन जो गवर्नमेंट थी वो इस चीज़ को अवॉइड कर रही थी. बट कब तक हम ये चीज़ करते, क्योंकि अगर हमें डेवलप होना है सो हमें ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज करना पड़ेगा, तभी हम लोग डेवलपमेंट की ओर जा सकते हैं एंड हमारी जो इकोनॉमी है तभी वो ग्रो होगी. सो इसीलिए 1990s में गवर्नमेंट ने पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन को फॉलो किया एंड यहाँ पर जितनी भी प्राइवेट कंपनीज थी उनको एनकरेज किया गया कि वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करे, अपनी फर्म्स को ओपन करे. सो लाइसेंस पॉलिसी वाज रिमूव्ड, फॉरेन प्रोडक्ट्स आर नाउ इजीली अवेलेबल इन इंडियन मार्केट्स. अब हम देखते हैं कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था वो इजीली हो रहा था. ट्रेड बैरियर्स थे, जो बीच में टैरिफ लगता था, टैक्स था, वो अब रिमूव हो चुका था. मतलब एक जो बीच में बाधा थी वो नहीं थी अब, ठीक है. अब हम इजीली एक फ्लो में ट्रेड कर सकते थे. कंपनीज आ रही थी, अपनी फर्म्स को एस्टैब्लिश कर रही थी एंड जो लाइसेंस पॉलिसी थी वो भी रिमूव कर दी गई थी. सम इंडियन कंपनीज बिकेम मल्टीनेशनल कंपनीज. अब बहुत सारी इंडियन कंपनीज थी जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज बनी, उन्होंने
ग्लोबली ट्रेड किया। आपका काम है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कौन कौन सी कंपनीज उस टाइम एमएनसी में कन्वर्ट हुई, मल्टीनेशनल कंपनी बनी। एंड यहीं पर एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है डिसइन्वेस्टमेंट का। सो डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है कि गवर्नमेंट सेल इट्स शेयर इन सेवरल पब्लिक सेक्टर कंपनीज। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। सो बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट की बात की जाए सो आप बोल सकते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट होता है जब गवर्नमेंट अपना जो शेयर होता है उसको सेल करती है पब्लिक सेक्टर कंपनीज में। पब्लिक सेक्टर आप बोल सकते हो कि प्राइवेट कंपनीज को, एंड इसी को आप बोलते हो डिसइन्वेस्टमेंट। क्यों करती है गवर्नमेंट? क्योंकि उनको पैसा चाहिए। किससे? प्राइवेट सेक्टर से। अब जब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता है, लॉस में जा रही है गवर्नमेंट, इतना एक्सपेंडिचर है उसको फुलफिल करना है एंड सब कुछ जितनी भी डेवलपमेंट करवानी है, तो वो सारा पैसा होगा तभी हो पाएगी। अब जब गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है तो वो कैसे होगा? तो इसीलिए क्या करती है गवर्नमेंट कि अपना शेयर है वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज को सेल कर देती है, एंड जो पैसा आएगा फिर उससे जो गवर्नमेंट अपना जो काम है आगे रन करती है। बट इससे आप ये मत समझिए कि सिर्फ ये पॉजिटिव ही है सब कुछ, नो, इससे बहुत नेगेटिव्स भी होते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट के काफी सारे डीमेरिट्स भी है, राइट। बट यहाँ पर जो आपको मेन चीज समझने की है वो ये है कि जब एक गवर्नमेंट अपना जो शेयर है वो सेल करेगी इन पब्लिक सेक्टर कंपनी, वो डिसइन्वेस्टमेंट कहलाएगी। एंड मेजरली देखा जाता है कि जो 51% होता है, ठीक है, वो गवर्नमेंट के पास ही रहता है। मतलब 51% गवर्नमेंट का उसमें शेयर रहता है एंड रिमेनिंग 49% पब्लिक सेक्टर का रहता है, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि जो पूरा एज अ होल वो सेल कर देती है गवर्नमेंट, कई बार पार्शियली रहता है, डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जैसे चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, विच इज फॉर्मली नोन एज मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड। So it is a group company of Indian Oil Corporation after disinvestment by the government. अब इसको इस नाम से जाना जाता है। पहले देखो क्या था कि गवर्नमेंट के पास थी, अब गवर्नमेंट ने सेल कर दिया, अब इसको पब्लिक सेक्टर अपने बिहाफ पे अपने तरीके से मैनेज करेगा, राइट। आप मुझे और एग्जांपल्स बताइए कमेंट सेक्शन में, ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है जो अब पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट हो चुकी है, जिसने मतलब गवर्नमेंट ने अपना जो शेयर था सेल करके उसको पब्लिक सेक्टर में दे दिया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस की अगर हम यहाँ पर बात करें, सो मेनी गवर्नमेंट वर्कर्स वर स्केयर्ड ऑफ लूजिंग देयर जॉब्स। अब बेसिकली क्या था कि देखो क्या होता है कि जब एक पब्लिक सेक्टर में एक जो फर्म बोल लो आप या एक जो भी कंपनी जाएगी, तो अब जब उसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेक कर रहा है तो वहां पर लोगों को ये रहता है कि उनकी जो जॉब्स है वो चली ना जाए। जैसे कि अगर आप एक यहाँ पर एग्जांपल लो, आपकी बुक में दिया है, मॉडर्न फूड कंपनीज वर्कर्स वर रिटायर्ड इन अ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इन स्मॉल कंपनीज। बेसिकली जो मॉडर्न फूड कंपनीज थी क्या करती थी कि दे एश्योर्ड टू सप्लाई हेल्दी ब्रेड्स एट चीपर प्राइजेस, ठीक है। इनको काम था इनका कि ये लोगों ने श्योरिटी दी थी कि हम लोग ब्रेड की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ब्रेड बनाएंगे और बहुत हेल्दी ब्रेड होगी, एट चीपर प्राइजेस में उसको हम देंगे। इस कंपनी ने क्या किया, मॉडर्न फूड कंपनी ने, कि विद इन 5 ईयर्स, पहले ही 5 सालों में 60% जो इनके एम्प्लॉयज थे उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ी। तो कुछ कारण रहे होंगे ऐसे, मतलब आपको पता ही है कि पब्लिक सेक्टर में काम करना आसान नहीं है। मतलब वहां तो आप देख सकते हैं कि वर्कलोड इतना होता है, मतलब वहां पर काम इस तरीके से लिया जाता है कि आपका मैक्सिमम आउटपुट निकले। जैसे ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है किसी भी चीज में से, वैसे ही हम बोल सकते हैं कि एक एम्प्लॉय को भी वो इतना ट्विस्ट करते हैं, इतना उससे काम लेते हैं कि दे वांट मैक्सिमम आउटपुट, राइट। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो लोग थे उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। जैसे हमने पीछे भी पढ़ा भी एलिनेशन के बारे में, क्या होता है कि लोग जो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वो जो वर्क होता है वो रेपिटेटिव बन जाता है, बार बार एक ही काम करते रहना, बार बार वही काम जब आप करोगे तो आपको एक एग्जॉशन हो जाती है, यू फील अ बिट टाइप ऑफ, आई कैन से, इरिटेटेड, राइट। तो आपको काम तो करना पड़ेगा, बट कब तक आप इस तरीके से चलते रहोगे, आप करते रहोगे, तो एक ना एक दिन आप वॉलंटरी खुद ही रिटायरमेंट ले लेते हो। एंड इस तरीके से क्या होता है कि जो कंपनी होती है ना वो आपको निकालती है, आपको खुद ही आप विलिंगली क्या करते हो, रिटायरमेंट ले लेते हो, आप जॉब छोड़ देते हो। तो इस तरीके से फिर नए एम्प्लॉयज रिक्रूट होते हैं, राइट। अब गवर्नमेंट में तो क्या होता है कि गवर्नमेंट में कौन जॉब छोड़ेगा,
गवर्नमेंट में तो एक बार जॉब लग गई फिर हम सोच भी नहीं सकते हैं कि जॉब छोड़ दे। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, अभी टीवीएफ ने बहुत ही अच्छी वेब सीरीज निकाली है एस्पिरेंट्स। सो मैंने भी देखी है अभी एंड इट वाज रियली ऑसम। उसमें थर्ड एपिसोड में एक जो लाइब्रेरियन मैम है, अगर आप वो एपिसोड देखोगे, वहाँ पर एक जो लाइब्रेरियन मैम है, वहाँ पर एक सीन दिखाया है कि वो भी बोलती है कि मैं भी अपना रेलवे का तैयारी कर रही हूँ, मेरा भी रेलवे का पेपर है, सब चुप हो जाओ। सो लाइक इस तरीके से आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो, आप देख सकते हो, बहुत अच्छी वेब सीरीज है। बोलने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जॉब का कितना क्रेज है। मतलब गवर्नमेंट जॉब लग जाए एक बार तो मतलब छोड़ेंगे नहीं उसको हम, ठीक है। मतलब बहुत रेयर चांस होता है कि छोड़ दे, बहुत एक्सेप्शनल केस होता है, बट गवर्नमेंट जॉब का है ही ऐसा चार्म। सो क्यों है वो चार्म? गवर्नमेंट में देखो, ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की अभी कि गवर्नमेंट में कितने बेनिफिट्स हो, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, बट आप खुद समझ जाओ कि गवर्नमेंट जॉब एंड पब्लिक सेक्टर में कितना फर्क है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर है आउटसोर्सिंग। अब यहाँ आउटसोर्सिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टर्म है ये यूज हुई है। अगर आप लोग इकोनॉमिक स्टूडेंट हो तो आपने ये टर्म्स पहले से ही पढ़ी होगी, डिसइन्वेस्टमेंट, आउटसोर्सिंग, एंड आपके लिए इजी रहेगा समझना। सो बेसिकली आउटसोर्सिंग क्या होता है कि more and more companies are reducing their permanent employees and outsourcing their work to smaller companies. MNCs outsourcing is across the globe. अब जैसे कि कोई भी एक कंपनी है और उस कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जो काम कर रहे हैं। अब जो कंपनी होती है वो सोचती है यार कि हम इतने सारे जो एम्प्लॉयज हैं, हम उनको इतना मतलब पर एक तरह से सैलरी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। हम सबको इक्वल सैलरी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी आउटसोर्सिंग कर देते हैं। तो वो कुछ लाइक सेक्शन जो मतलब कैपेबल है, जो टैलेंटेड है, वो सिर्फ वही रखेगा, राइट। जो कंपनी है सिर्फ वही लोग रहेंगे। लाइक सपोज करो कि 30 या 20% लोग हैं जो रहेंगे, जो बहुत ही आई कैन से हाई प्रायोरिटी पे आते हैं कंपनी के लिए, जो सच में बहुत ही आई कैन से वैल्यूएबल है, जैसे कंपनी चलेगी, राइट। जो कंपनी को चला रहे हैं तो वो रहेंगे। और जो हम बोल सकते हैं कि इतने मतलब उनका फर्क नहीं पड़ता है कि वो ना भी हो कंपनी में, तो इट्स फाइन, उनका कोई ऐसा मतलब है नहीं। तो अब उनको डायरेक्ट निकाल भी नहीं सकते हैं भाई, उनको जब रिक्रूट किया है तो आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हो कि आपको लॉजी टर्मिनेट किया जा रहा है, आपको निकाल दिया जाएगा विदाउट एनी रीजन। तो उनको क्या किया जाता है, उनको आउटसोर्स किया जाता है। मतलब कि कोई उनको और छोटी फॉर्म में भेज दिया जाएगा एंड वहां पर उनको प्रॉपर 2 या 3 साल का जो काम होगा कॉन्ट्रैक्ट का वो करवाया जाएगा, सैलरी दी जाएगी, पर उनको वो और बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो एक उस एम्प्लॉय को मिल रहे हैं जो कि हेडक्वार्टर में बैठा है, मतलब उस बड़ी फॉर्म में बैठा है, राइट। जैसे कि आप हमने जितने भी अभी बेनिफिट्स डिस्कस किए थे, ग्रेचुटी, पीएफ कटता है, मेडिकल लीव्स मिलती हैं, मैनी मैनी थिंग्स, ठीक है। एक परमानेंट जो हम बोल सकते हैं जॉब वो नहीं होगी उनकी, राइट। वो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होंगे। उनको मतलब 2 या 3 साल बाद जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो वो या फिर दूसरी कोई और मतलब कंपनी में भेज दिए जाएंगे या फिर उनको निकाला भी जा सकता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा मतलब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चलता है, ये कॉन्ट्रैक्टिंग की जाती है और आजकल ये बहुत फेमस भी है। अब जैसे कि क्या होता है आउटसोर्सिंग का मेन बेनिफिट बोलो या फिर क्या रीजन क्या रहता है कि पहले तो अगर एक जो कंपनी है वो चाहती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि उनके जो परमानेंट एम्प्लॉयज है वो कम हो, मतलब वो अपने परमानेंट एम्प्लॉयज को कम करना चाहती है एंड उनको सैलरी ना देना पड़े, तो उससे क्या होगा, कंपनी का फायदा होगा, ठीक है, उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ऑफ कोर्स सी बात है। अब आप ये बताओ मुझे कि अगर 100 एम्प्लॉय है, 200 एम्प्लॉय है, 300 है, 500 है, जितना भी है, सबको इक्वल अमाउंट ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, इक्वल अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स प्रोवाइड करना एंड पूरी इक्वल या फिर हाई सैलरी प्रोवाइड करना, तो कंपनी तो डेफिसिट में चल जाएगी, लॉस में जाएगी, ठीक है। बट इसीलिए क्या करती है फिर कंपनी, आउटसोर्स कर देती है। सो सिर्फ मेजर मेजर एम्प्लॉयज रहते हैं जैसे मैंने आपको बताया, और आउटसोर्सिंग से क्या होता है कि परमानेंट एम्प्लॉयज क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। और आउटसोर्सिंग इवन तक गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी होने लगी है, कुछ गवर्नमेंट फर्म्स है वो भी अब क्या कर रही है कि आउटसोर्स कर रही है उनके एम्प्लॉयज को, ठीक है। और आउटसोर्सिंग किसी भी फील्ड में हो सकती है, चाहे वो डिजिटल मार्केट है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, कोई भी चीज है तो आउटसोर्सिंग हो सकती है। मतलब काम उनको मतलब छोटे स्केल पे दे देना, पार्ट्स होते हैं जो छोटे छोटे चीजों के, मान लो कोई एक प्रॉपर मशीन बन रही है, ठीक है, उसके जो स्मॉलर पार्ट्स है वो आउटसोर्स कर दिए जाएंगे किसी छोटी कंपनी को, ठीक है। तो वो छोटी कंपनी का काम होगा कि वो पार्ट्स बना के देने हैं उनको, और वो कैसे भी दे, इट्स अपॉन देम। बट कई बार यहाँ पर लॉस भी हो जाता है। मान लो क्या होता है कई बार कि जो सप्लाई है, जो वो पार्ट्स आने हैं, अब वो टाइम पे आए ना,
कंपनी को, जो मतलब मेजर कंपनी है, तो उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो लेट तैयार होगा, फिर पूरी जो एक स्टॉक था वो डिले हो जाएगा, पूरा जो प्रोसेस था वो डिले हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड फेथ होना चाहिए दोनों, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और एक प्रॉपर चेक होना चाहिए बिटवीन बोथ द फर्म्स। ऐसे नहीं कि हाँ जी आपने आउटसोर्सिंग पे काम दे दिया, वहां काम कैसा चल रहा आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर वहां जो स्मॉलर पार्ट्स भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो वो प्रॉपरली आ रहे हैं, ठीक है, प्रॉपरली काम कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ऐसे तो नहीं कि बस वो काम बोलने के लिए चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व रहती है, राइट। अब हम बात करते हैं हाउ लिबरलाइजेशन अफेक्टेड इकोनॉमिक पैटर्न, कैसे लिबरलाइजेशन ने जो हमारा इकोनॉमिक पैटर्न था उसको इफेक्ट किया। So first point is due to liberalization, many foreign companies are investing in Indian industrial sector. तो हम देखते हैं जब 1990 में लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई तो अब हम देख सकते हैं कि जो बहुत सारी फॉरेन कंपनीज है वो अब इन्वेस्ट कर रही है इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक है। आपका काम है कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन कौन सी ऐसी जो कंपनीज है वो चाहती है कि वो इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर में आए और इन्वेस्ट करे। इवन तक आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी इंडियन कंपनीज है लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस, ये लोग भी अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ओर जा रहे हैं, मेजरली ग्लोबल ट्रेड में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। लाइसेंसेज आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू ओपन इंडस्ट्री, अब वो लाइसेंस राज था जो वो भी अब खत्म हो चुका है, वो जो हमने बात की टैरिफ बैरियर वो अब नहीं है। फॉरेन प्रोडक्ट्स आर नाउ इजीली अवेलेबल, इवन तक आप देख सकते हैं कि अगर हमें कोई फॉरेन प्रोडक्ट चाहिए तो वो भी अब इजीली अवेलेबल हो जाता है। जस्ट यू हैव टू प्लेस द ऑर्डर एंड इट्स ऑन योर डोर स्टेप। Indian products are not able to compete with foreign products, therefore they close down their shops. बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं, लाइक इंडिया में आप देखो जैसे कि हमारे जो एंड्रॉयड फोन्स आए थे काफ़ी टाइम पहले, माइक्रोमैक्स, लावा एंड मैनी मैनी अदर कंपनीज, तो कहाँ चली? आप देख सकते हैं कि चाइनीज फोन लाइक रेडमी, एमआई, ये इतने डोमिनेंट है कि हर घर में आपको एटलीस्ट एक फोन मिलेगा, बिकॉज दे आर इजीली अफोर्डेबल बाय एवरी मिडिल क्लास पर्सन, एंड इसमें आपको सारे फंक्शन मिल रहे हैं, तो क्यों आप एक महंगा फोन खरीदेंगे, राइट। सेकेंडली आईफोन, आईफोन देखते हैं कि इट्स अ सिंबल ऑफ स्टेटस, सिंबल बन चुका है, हाई क्लास, ठीक है। तो इट्स लाइक ऑब्वियसली कि सब खरीदेंगे वो चीज़ जब आपको अच्छे दाम में एंड आपको अच्छी चीज़ मिल रही है। बट जब अपनी कंट्री में आपको बेकार प्रोडक्ट मिल रहा है तो आप क्यों खरीदेंगे? जब आपको फॉरेन कंट्री से एक लोअर प्राइस में भी और एक हायर प्राइस में भी बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है, सो यूल गो फॉर दैट, एंड दैट्स द रीज़न कि हमारी कंट्री में जो शॉप्स है वो क्लोज हो रही है, मतलब कि इतना हम बोल सकते हैं ग्रो नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ में। एंड मैनी मैनी अदर थिंग्स आर ऑल्सो देयर जो कि इस तरीके से काम कर रही है। Due to disinvestment, when government sell its share in several public sector companies, many government employees lose their job, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि disinvestment से काफ़ी जो government employees हैं उनकी jobs भी चली जाती है। Liberalization appears to be associated with rising income inequality, तो इससे हम देख सकते हैं कि जो इनकम इनइक्वालिटी है वो राइज हो रही है, ठीक है। बोलने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जो अमीर लोग हैं वो दिन प्रतिदिन दे आर गेटिंग रिच एंड पुअर पीपल आर डे बाय डे बिकमिंग मोर पुअर, ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो इनकम इनइक्वालिटी है वो राइज हो रही है, राइट। बट आई नॉट से कि ये मतलब जितना यहाँ पर बोला है कि हाँ जी इससे हम देख सकते हैं कि हर जगह ऐसा इंपैक्ट पड़ रहा है कि पीपल आर गेटिंग पुअर डे बाय डे एंड रिच पीपल आर बिकमिंग रिचर डे बाय डे। नो, ये हम कुछ जगह देख सकते हैं, जैसे कि हर चीज का एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, हर चीज का एक नेगेटिव पॉइंट होता है। तो कहीं ना कहीं तक हम बोल सकते हैं कि ठीक है इसके नेगेटिव्स भी है, बट ऑफकोर्स ये बातें डेवलपमेंट के तौर पे देखा जाए सो या वी हैव डेवलप्ड, वी आर डेवलपिंग डे बाय डे, हमने काफी डेवलपमेंट भी की है। अगर आप कंपेयर करो बिफोर द पीरियड ऑफ 1990s एंड नाउ, तो कितना डिफरेंस आ चुका है। क्या उस टाइम एंड्रॉयड थे? नो। सो डेवलपमेंट तो होती है, सो इट डजंट मीन कि हमारे सिर्फ नेगेटिव्स ही होंगे लिबरलाइजेशन से, देयर आर सो मेनी पॉजिटिव्स आल्सो। सिक्योर एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर इज डिक्लाइनिंग ड्यू टू लैंड एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्री। बेसिकली लैंड एक्विजिशन क्या होता है कि जब गवर्नमेंट क्या करती है कि जो प्राइवेट लैंड होती है उसको एक्वायर करती है। क्यों एक्वायर करती है, क्यों लेती है? क्योंकि वहां पर या तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी है या फिर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज और अर्बनाइजेशन, ठीक है। एंड जो प्राइवेट लैंड होती है उसको ले लिया जाता है, उसको एक्वायर कर लिया जाता है एंड उसके बदले में कंपनसेट किया जाता है। जो भी उसका लैंड ओनर है उसको प्रॉपरली अमाउंट दिया जाता है एंड उसको रीसेटलमेंट करवाई जाती है, मतलब रीसेटल करवाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि सपोज कहीं पर नेशनल हाईवे बन रहा है तो वहां पर
जो भी आसपास घर होंगे तो वो इतना मतलब गवर्नमेंट उसको कंपनसेट करती है कि ज्यादा मतलब एक्चुअल उसकी वैल्यू से भी ज्यादा मिलता है, तो कहीं ना कहीं फायदा होता है। लोग चाहते हैं कि ऐसा हो जाए तो मजे लग जाए, ठीक है, और ऊपर से दूसरी जगह भी मिल जाती है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ लोग सोचते हैं कि यार हम लोग बचपन से यहाँ रह रहे हैं, एक मेमोरी होती है, तो कुछ लोग नहीं भी छोड़ना चाहते हैं। बट फिर ऐसा नहीं होता है, फिर आपको मतलब इसके अंडर गवर्नमेंट को पावर है कि लैंड एक्विजिशन मतलब कि लैंड एक्वायर कर सकती है अगर वहां पर कोई ऐसी डेवलपमेंटल एक्टिविटी होनी है जो मैंने आपको अभी बताई, ठीक है। तो वहां पर अगर मान लो इंडस्ट्री खोली जा रही है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो सकता है कि जो वहां के आसपास के लोग हैं उनको बेनिफिट होगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। बट कई बार क्या होता है कि सपोज ऐसी इंडस्ट्री खुल रही है, सपोज वहां पर खुल गई कोई इंफोटेक टेक्नोलॉजी पार्क खोल दिया, अब वहां के जो ग्रामीण लोग हैं उनको पता ही नहीं उसके बारे में कुछ नहीं, तो वो क्या वहां एम्प्लॉयमेंट गैदर करेंगे, क्या उनको वहां पर रोजगार मिलेगा? तो वो इनडायरेक्टली सिर्फ फायदा किसको दे रहा है? जो सिटीज में रहते हैं, तो सिटी से लोग वहां पर काम करने आएंगे, सिटी से माइग्रेशन होगी। तो ऐसा मतलब हम बोल नहीं सकते हैं कि हमेशा ही बेनिफिट करता है, बट या ऑन द मैक्सिमम टाइम्स गवर्नमेंट ऐसा सोचती है कि मतलब जो आसपास के जो पेरीफेरी पे लोग रह रहे हैं, सराउंडिंग्स में लोग रह रहे हैं, उनको बेनिफिट हो, ठीक है। तो लैंड एक्विजिशन आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे क्या होता है। जब गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट लैंड को एक्वायर करती है for the purpose of industrialization, development of infrastructural facilities, urbanization or many other things which are required for the development, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है that salarized employments becoming insecure due to contract farming। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि क्या होता है, लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था दैट जब कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी अप्रोच करती है फार्मर्स को डायरेक्टली और उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको डायरेक्टली हमारे को जितना भी आपका क्रॉप प्रोड्यूस है वो हमें देना है एंड उसके बदले में हम आपको इतना सम ऑफ अमाउंट पे कर देंगे, ठीक है। सपोज एग्जांपल लो, लाइक कोई भी ऐसी एमएनसी है, सपोज इसको लाइक फ्रेंच फ्राइज बनाने हैं, ठीक है, केचप बनाना है, तो वो फार्मर को बोलेगी कि आपने इतने अमाउंट ऑफ पोटैटोज को क्या करना है, उगाना है, एंड इतने अमाउंट ऑफ टमेटोज को, टमाटर को उगाना है, एंड फिर हम आपसे ले लेंगे, टमाटो से केचप बनेगा एंड पोटैटो से फ्रेंच फ्राइज बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट अगेन इसमें भी बहुत सारे डीमेरिट्स रहते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं इन्वॉल्व। तो बोलने का मतलब ये है कि सैलराइज्ड एम्प्लॉयज है वो भी अब इनसिक्योर हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से। सो क्या होता है कि जो सैलराइज्ड एम्प्लॉयमेंट है उनको तो फिक्स अमाउंट ऑफ मनी दी जाती है, प्रॉपर उनको ही कंपनसेशन मिलता है। बट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से क्या होता है कि कई बार लार्ज अमाउंट ऑफ सम मिल जाता है, सो या अपना अपना इसमें सिस्टम रहता है। सो थोड़ी इनसिक्योरिटी भी पैदा हो जाती है, किसके लिए? सैलराइज्ड एम्प्लॉयज के लिए। बट हम देख सकते हैं कि ना ही यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बहुत बेनिफिट्स होंगे, ना ही यहाँ पर जो सैलराइज्ड एम्प्लॉयज हैं उनके बेनिफिट्स हैं, दोनों अपनी अपनी जगह स्टैंड करते हैं। सो देयरफॉर दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आपको चीजें समझ आई होगी एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जॉब रिक्रूटमेंट, दैट इज हाउ पीपल फाइंड जॉब्स। 5.3 है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो जरूर देखिएगा नेक्स्ट पार्ट। सो फॉर द टाइम कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोज। अगर आपको नोट्स चाहिए so you can contact me on my Instagram at @dikshantsharma.ps. So therefore stay safe, stay healthy, पढ़ते रहो and all the best.